everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. So today we are going to discuss doctrine of waiver. In earlier two videos I have covered the doctrine of severability and doctrine of eclipse. This one is the easiest one. So what is the meaning of waiver? Waiver means त्याग देना, to relinquish, and doctrine of waiver means to relinquish or to give up a legal right. जब हम अपने किसी लीगल राइट को त्याग देते हैं तो उसे डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर कहते हैं। लेकिन अपने राइट को गिव अप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास राइट है और आप उसे इंटेंशनली यानी कि अपनी इच्छा से गिव अप करना चाहते हो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली ये कि आपके पास कोई लीगल राइट हो, कोई लीगल राइट आपके पास होना चाहिए। दूसरी ये कि उसको गिव अप करने के लिए, उस राइट को गिव अप करने के लिए आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, हर एक पर्सन खुद के लिए सही और गलत ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकता है, इसीलिए उसको ये लिबर्टी है कि वो अपना राइट गिव अप कर सके। और अगर आपने एक बार अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया फिर आप दोबारा उस राइट को क्लेम नहीं कर सकते। यही एक्चुअल मीनिंग है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर का। सो इन यूनाइटेड स्टेट्स फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड। यूएस में फंडामेंटल राइट्स का भी त्याग किया जा सकता है। लेकिन इंडिया में क्या सिचुएशन है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर की? सो कैन अ पर्सन इन इंडिया वेव एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले 1955 में बेराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में अराइज हुआ और इस केस में जस्टिस वेंकटा अय्यर ने कहा कि राइट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल राइट्स जो इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए है और दूसरा वो राइट जो जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। तो इस केस में माइनॉरिटी का ओपिनियन था कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको वेव किया जा सकता है, उन पर डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर अप्लाई की जा सकती है। लेकिन जो लॉज जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं उनको कोई भी गिव अप नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल उन राइट्स को गिव अप नहीं कर सकता। लेकिन मेजॉरिटी का ओपिनियन था कि फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया है और ये एज अ पब्लिक पॉलिसी या जनहित के लिए फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वेव नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस में भी क्या हुआ कि डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर की पिक्चर इतनी क्लियर नहीं हुई थी। इसके बाद एक और केस हुआ, बशेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर AIR 1959। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट कैन अ पर्सन वेव हिज फंडामेंटल राइट्स, देन योर आंसर मस्ट बी नो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एन इंडिविजुअल टू वेव हिज फंडामेंटल राइट्स। और ये किस केस में डिसाइड हुआ था? ये केस था बशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर 1959। ये बस आपको याद रखना है। सो इन दिस केस बशेश्वर नाथ SSC हैं और मिस्टर नाथ ने कुछ इनकम कंसील की और इनकम टैक्स कमीशन ने मिस्टर नाथ पर केस किया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इनकम टैक्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में पाया कि मिस्टर नाथ ने अराउंड 4.5 लाख की इनकम का असेसमेंट नहीं कराया है। लेकिन इसके बदले टैक्सेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट 1947 के सेक्शन 8A के अकॉर्डिंग एक सेटलमेंट किया जिसके अकॉर्डिंग मिस्टर नाथ को 3.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने थे इन वे ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। वो भी ये पैसे जो है इंस्टॉलमेंट में पे करने थे टिल सितंबर 1957। लेकिन मिस्टर नाथ ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे की और उसके बाद पिटिशनर ने इंस्टॉलमेंट्स देना भी बंद कर दिया और इसके कॉन्सिक्वेंस में IT ऑफिसर ने मिस्टर नाथ की प्रॉपर्टीज़ अटैच कर दी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ से। लेकिन
1955 में सूरजमल मोहता वर्सेस विश्वनाथ शास्त्री के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के सेक्शन 8A और सेक्शन 5 क्लॉज 1 को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया बिकॉज दिस एक्ट वॉज वायलेटिंग आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सूरजमल केस के डिसीजन पर बेस्ड ये अपील की मिस्टर नाथ ने और कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्ट ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ इस बेसिस पर अटैच नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सेटलमेंट है वो खुद ही इलीगल है एज इट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके बदले अटॉर्नी जनरल ने ये कंटेंशन दी कि मिस्टर नाथ ने इस एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया और उन्होंने वॉलंटरली सेटलमेंट किया था। And by entering into this settlement, he waived his right to take advantage of invalidity of statute. So in this case, Supreme Court allowed the appeal of Mr. Nath and Mr. Nath की property attach करने का ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट को वेव नहीं किया जा सकता एंड द रीजंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट आर एज फॉलोज। तो पहला रीज़न ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट स्टेट या गवर्नमेंट के लिए लिमिटेशंस हैं और गवर्नमेंट को इनके दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा और अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप की फॉर्म ले लेगी, ये डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। और फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट या स्टेट की ऑब्लिगेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज की हैं, तो ऐसे किसी सेटलमेंट के थ्रू स्टेट अपनी इन ऑब्लिगेशन से विड्रॉ नहीं कर सकता। सेकेंडली, एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता, ऐसी कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के ये फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए हैं और ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए हैं। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। जैसे कि पिछले केस में बैराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में जस्टिस वेंकटा अय्यर ने जो क्लासिफिकेशन किया था इंडिविजुअल राइट्स एंड जनरल पब्लिक बेनिफिट राइट्स, ऐसे इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद एक और जो स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया कोर्ट ने वो ये कि यूएसए की तरह इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की तरह फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं करने दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ इलिटरेसी है, यहाँ लोग इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको अपने राइट्स पता ही नहीं है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर लगा के उनसे उनके राइट्स इस तरह छीनना डिस्क्रिमिनेशन होगा। उनको स्टेट के थ्रू इस तरह डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता एंड जुडिशरी की ये ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। एंड द लास्ट इज इन दिस केस ऑल्सो minority opinion was same as in Behram's case. And there are some more cases on doctrine of waiver. You can read them also. And please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, study hard. Take care. Bye bye.